हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की यूपीडब्ल्यूएससी असिस्टेंट अकाउंट एंड ऑडिटर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोग जितने भी आपका सिलेबस में टॉपिक्स हैं उस सबको एक एक करके पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा रहने वाला है हायर परचेज सिस्टम, यानी कि क्रय प्रणाली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम एडवांस जो अकाउंटिंग होती है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि बेसिक जितनी भी चीज़ें थी अकाउंट्स में जो आपके सिलेबस में है वो सारी हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो ये है, इसमें हम पढ़ेंगे हायर परचेज सिस्टम के बारे में कि क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर में आप लोग को मैंने सॉल्व कराया था तो वहाँ पर भी इसके क्वेश्चंस बने थे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से कर लीजिए। और ये पूरा बैच आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। इसमें एमसीक्यूज में भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ, चैप्टर वाइज अलग अलग भी। इसके अलावा बाद में आप लोग की कंबाइंड भी सारा जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी, मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर और इसमें देखते हैं कि क्या होता है हायर परचेज सिस्टम। तो यहाँ पर हायर परचेज सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम वेयर इन द सेलर ऑफ गुड्स ट्रांसफर द गुड्स टू द बायर विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स। यहाँ पर कह रहा है कि क्रय प्रणाली क्या होती है, उस प्रणाली को संदर्भित करती है जिसे माल का विक्रेता माल के स्वामित्व को हस्तांतरित किए बिना माल के क्रेता को हस्तांतरित करता है। सबसे पहले सिंपल भाषा में समझ लीजिए। ये आप लोग आज के टाइम में देख रहे होंगे कि सारी ही चीजें क्या होता है कि आप जरूरी नहीं है एक साथ पेमेंट करिए या कि आप फुल पेमेंट करके कोई भी चीज को खरीदिए। आपके पास एक अब ऑप्शन रहता है कि आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पर डाउन पेमेंट करिए, बाकी की जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको आप इंस्टॉलमेंट में किस्तों में चुका दीजिए, जिससे कि आप आसानी से अगर आपके पास अमाउंट पूरा नहीं है तो भी उस चीज़ को परचेज कर पा रहे हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, मोबाइल है, सारी ही चीज़ें आज के टाइम में आप इंस्टॉलमेंट पर ईएमआई पर परचेज कर सकते हैं। तो उससे बेनिफिट हमको ये मिलता है कि हम आसानी से अगर हमारे पास पूरा अमाउंट नहीं है हम कोई भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक हमारा लॉस भी होता है। वो लॉस क्या होता है कि हम जितना कैश प्राइस होगा, यानी कि जितने की वो चीज़ होती है उससे ज़्यादा अमाउंट हमको चुकाना पड़ता है। क्यों चुकाना पड़ता है? क्योंकि इस पर हमारा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इसलिए वो प्राइस क्या हो जाता है, हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो यही सिस्टम क्या कहलाता है, आपका 2 तरह से डिफाइन होता है। एक हायर परचेज़ हो जाता है और दूसरा हो जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। जो हायर परचेज़ है क्रय प्रणाली, और जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है वो आपकी क्या कहलाती है, किस्त भुगतान प्रणाली। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम किस्त भुगतान प्रणाली को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हायर परचेज़ सिस्टम। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या होता है, कि इसमें माल का विक्रेता माल के स्वामित्व को हस्तांतरित किए बिना माल के वो क्रेता को हस्तांतरित करता है। इसमें क्या रहता है कि जो भी विक्रेता है, यानी कि जो वेंडर होता है, जो कि सेलर है या फिर वेंडर लिखिए, जो होगा वो अपनी जो गुड्स होते हैं उसको ट्रांसफर दूसरे व्यक्ति को करता है। जब परचेजर को करता है तो वो उसका अधिकार से ट्रांसफर करता है कि वो दूसरा व्यक्ति उस चीज को बायर यानी कि उस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। जैसे कि आपने स्कूटी खरीदी, आप उस स्कूटी को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्कूटी आपकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होगी, वो स्कूटी आपकी नहीं होगी। कब तक नहीं होती है? जब तक कि लास्ट पेमेंट जो होती है, यानी कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है ना पेमेंट कर ली जाए, तब तक वो स्कूटी आपकी ओनरशिप उस स्कूटी पर नहीं होगी, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वो वाला सिस्टम क्या कहलाता है, हायर परचेज सिस्टम कहलाता है। द पेमेंट फॉर द गुड्स विल बी मेड बाय द बायर इन इंस्टॉलमेंट। और जो बायर होता है वो पेमेंट को किस तरह से करता है, इंस्टॉलमेंट में करता है, किस्तों में करता है। अब कितनी किस्तों में करेगा ये आपस में डिसाइड होता है दोनों लोगों का एग्रीमेंट में। तो उसके अकॉर्डिंग वो जितनी की किस्तें बने, कम से कम की, ज़्यादा से ज़्यादा की, उसी के अनुसार उसको क्या होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वेंडर को। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आता है इफ द बायर पेज ऑल द इंस्टॉलमेंट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कब जो होती है ओनरशिप ट्रांसफर होती है, यानी कि जो स्वामित्व होता है वो कब हस्तांतरित होता है। तो कब हस्तांतरित होता है, यानी कि जब सामान का भुगतान क्रेता द्वारा किस्तों में किया जाएगा। यदि क्रेता सभी किस्तों में भुगतान करता है तो अंतिम किस्त के भुगतान पर, यानी कि जब लास्ट पे इंस्टॉलमेंट पे करी जाएगी, उस इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। यदि क्रेता किसी किस्त का भुगतान नहीं करता तो सामान विक्रेता द्वारा वापस ले लिया जाएगा। और इफ द बायर डजंट पे फॉर एनी इंस्टॉलमेंट द गुड्स विल बी रिपोजेस्ड बाय द सेलर एंड द मनी पेड ऑन अर्लियर इंस्टॉलमेंट विल बी ट्रीटेड एज हायर चार्जेस फॉर यूजिंग द गुड्स। और जो भी आपने मनी को पे किया था तो उस मनी को पे कर वो आपको वापस नहीं मिलेगी। क्या मान लिया जाएगा कि जो आपने यूज किया था उसमें उसको एडजस्ट कर लिया गया है, या फिर हायर चार्जेस इंटरेस्ट की तरह उसको डील किया जाएगा। वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी किस्त आप नहीं भुगतान करते हैं
या आगे कह देते हैं कि आप भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपने अभी तक पेमेंट किया था वो सब आपका पूरी तरह से वो मान लिया जाएगा कि आपने उसको यूज़ जो किया था तो उसका एक तरह से वो आपने किराया दे दिया या फिर इंटरेस्ट दे दिया। तो वो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, साथ ही वो सामान भी या गुड्स जो भी होगा उसको वापस ले लेगा जो वेंडर होगा। वो कहलाता है हायर परचेज़ सिस्टम। अब इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कौन-कौन से हो जाएँगे, क्या होती है पहली बात तो वो आपने समझ लिया। दूसरा हो जाता है कि ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है, लास्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे ट्रांसफ़र होती है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वापस लेने का राइट होता है वेंडर के पास। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है कि इसकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो माल का अधिकार है, पोज़ेशन ऑफ गुड्स कब ट्रांसफ़र होगा? यहाँ पर पहले ही यानी कि जब आप डाउन पेमेंट करते हैं या पहली ही किस्त आप देते हैं, वहीं से ही डाउन पेमेंट से ही आपका क्या हो जाता है यानी कि जो पहली किस्त आप जब परचेज़ कर रहे होते हैं, वहीं से ही उस वस्तु को प्रयोग करने का यानी कि पोज़ेशन जो होता है, वो माल को यूज़ करने का अधिकार आपको मिल जाएगा। दूसरा आ जाता है माल का स्वामित्व, ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है लास्ट जब आखिरी आपने इंस्टॉलमेंट देंगे, लास्ट में इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे तब आपकी ओनरशिप जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। किस्त योजना इंस्टॉलमेंट प्लान है यानी कि अलग-अलग किस्तों में आप क्या करते हैं भुगतान करते हैं। माल का पुनः अधिकार अगर आपने कोई भी यानी कि इंस्टॉलमेंट को पे करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट किया यानी कि आपने पेमेंट नहीं किया या पेमेंट रह गया किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है, जो वेंडर होता है उसको रिपोज़ेशन का राइट होता है। वो अपनी वस्तु को वापस आपसे ले सकता है। ब्याज शुल्क, इसमें इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, जो इंस्टॉलमेंट आप होती है, उस इंस्टॉलमेंट पे आप क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट होता है वो चुकाते हैं। इसीलिए जो इसका प्राइस होता है, हायर परचेज़ प्राइस वो उसमें और जो कैश प्राइस होता है उसमें डिफरेंस आता है, अब इसको भी देखेंगे। तो ये हो जाती हैं इसकी विशेषताएँ। उसके बाद आ जाता है इसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो बेनिफिट की अगर हम बात करें तो पहला हो जाता है कि फाइनेंसिंग ऑफ एन एसेट थ्रू हायर परचेज इज़ वेरी ईज़ी। क्रय के माध्यम से किसी संपत्ति का वित्त पोषण बहुत आसान हो जाता है। सिंपल सी बात है जैसे कि कार ही परचेज़ करनी है तो कार कोई भी लेने जाइएगा आप सस्ती से सस्ती लीजिएगा, सिंपल से सिंपल कार लीजिएगा तब भी आज के टाइम में आपको 5-6 लाख से नीचे कोई गाड़ी मिलनी नहीं है। कोई भी कार आपको मिलनी ही नहीं है। हाँ, एक टाइम में नैनो कार आई थी जो आपको 1 लाख के करीब मिल जाती थी, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही इंडिया में, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाई थी। इसलिए यहाँ पर अब कोई भी कार आप लेने जाएँगे 4 से 5 लाख के नीचे कोई कार आपको नहीं मिलनी है। तो क्या है किसी भी एक मिडल क्लास फैमिली वाले के लिए जो जो कम जिसकी अर्निंग है, लेकिन वो भी अगर कार अपनी लेना चाहता है क्योंकि सभी का ड्रीम होता है सबके पास अपनी गाड़ी हो, तो वो लेना चाहता तो उसके लिए ईज़ी हो जाता है कि वो इंस्टॉलमेंट पे ले सकता है, इससे उसके मंथली बजट पर भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो है धीरे-धीरे उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है ये तरीका कोई भी संपत्ति को खरीदने का, परचेज़ करने का। दूसरा हो जाता है हायर परचेज़र बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट इन फ्यूचर। भविष्य में जो भी कार आपने आज इंस्टॉलमेंट पे ली है, इन फ्यूचर वो कार आपकी हो जाएगी, आप उसके ओनर हो जाएँगे जब आपने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी होंगी। फिर आता है हायर परचेज़र गेट्स द बेनिफिट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन एसेट हैड बाय हिम हर। क्रेता को क्रय पर ली गई संपत्ति का मूल्य ह्रास का लाभ मिल जाता है। यहाँ पर जब इसको निकाला जाता है वैसे तो आप लोगों में नहीं आएगा क्योंकि इसमें पूरा जो है अकाउंट्स बनते हैं लेकिन जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है तो उसमें अकाउंट से रिलेटेड तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जब हायर परचेज़ का वो निकाला जाता है इंस्टॉलमेंट में तो वहाँ पर डिप्रिसिएशन को लेस किया जाता है जो कि कार पे लगने वाला है। तो इससे उनको बेनिफिट हो जाता है जो परचेज़ कर रहे होते हैं। एक तरह समझ लीजिए जो डिप्रिसिएशन आ रहा है उसका जो भार होता है, चार्जेज़ होते हैं वो वेंडर ही उठा रहा होता है। जितनी भी मरम्मत होगी, रिपेयर होगी वो सब का काम कौन उठाएगा? वो सब जाती हैं वेंडर के पास। इसलिए ये एक बेनिफिट हो जाता है परचेज़र के लिए। लास्ट वाला है कि इमीडिएट यूज़ ऑफ एसेट विदाउट पेइंग द एंटायर अमाउंट। आप क्या कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, उस कार को, उस जो भी आपने चीज़ ली है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ है, उसको आप यूज़ कर पाएँगे विदाउट फुल पेमेंट किए बिना। पूरा पेमेंट आपने नहीं किया तभी आप उसको यूज़ करने का आपको राइट मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सारे एडवांटेज हो जाते हैं हायर परचेज़ के। अब हर चीज़ के जिसके कुछ लाभ हैं, तो उसकी हानियाँ तो होनी ही हैं। अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो देख लीजिए कि ओनरशिप ऑफ एसेट इज़ ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है। इसमें क्या रहता है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती तो बाय चांस कोई रीज़न हो सकता है, किसी वजह से कोई इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे कर पाए। तो वो इंस्टॉलमेंट पे ना कर पाने की वजह से क्या होता है कि वो वस्तु जो है या वो गुड्स जो है, वो वेंडर वापस ले सकता है आपको, उसको ये अधिकार, ये राइट दिया गया है।
तो इस वजह से क्या रहता है कि ये एक आपके का लॉस हो जाता है कि आपने हो सकता है सारी किस्तें चुका दी, लास्ट की 1-2 किस्त चुकाना रह गया हो, उसके बाद आपको वस्तु देनी पड़ जाए। तो ये एक इसका क्या होता है डिमेरिट रहती है, इसका डिसएडवांटेज रहता है। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू हायर परचेज इज़ वेरी हाई। क्रय क्रेता के माध्यम से वित्त पोषण की लागत बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए होता है जैसे कि कैश प्राइस, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि डिफरेंस हो जाता है। जो हायर परचेज प्राइस होता है, यानी कि जो क्रय मूल्य होता है, उसकी वो आपका अगर 1 लाख की करीब पड़ रहा है, तो आपका जो कैश प्राइस होगा, यानी कि अगर आप कैश में देकर उस वस्तु को खरीदते, पूरा कैश एक साथ देते, तो हो सकता है वो प्राइस आपका 80,000 ही होता। ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये 20,000 आपने क्या पेमेंट किया है, ये आपने इंटरेस्ट किया है। आपने सिर्फ ब्याज 20,000 रुपए दे दिया है, जबकि उस 20,000 का आप कुछ और खरीद सकते थे। लेकिन एट अ टाइम आपके पास इतना अमाउंट कैश में नहीं था, इसलिए आपको हायर परचेज़ प्राइस पर खरीदना पड़ा उस चीज़ को। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है जब भी आप फाइनेंसिंग कराते हैं तो। नेक्स्ट आ जाता है द एडिशन ऑफ एनी कन्वीनियंट इंक्रीज द कॉस्ट। किसी अनुबंध के जुड़ने से लागत बढ़ जाती है, यानी कि कोई भी और इसमें अनुबंध अगर या कोई भी शर्तें जुड़ी जाएंगी तो वहां पर कॉस्ट बढ़ सकती है। नेक्स्ट है if the hired asset is no longer needed because of any change in the business strategy, there may be a resulting penalty. अगर आपको फ्यूचर में वो चीज़ नहीं चाहिए होगी या आपको अब उस चीज़ की नीड नहीं है, तो वहाँ पर आपके लिए एक डिमेरिट ये हो जाता है कि अब आपको उसको पूरा चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी तक आपने जो भी किस्तें चुकाई थी वो सब क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएंगी, तो वहाँ पर आपका एक नुकसान हो सकता है। तो ये सारी क्या हो जाती है, डिसएडवांटेज होती है। इसके अलावा एक और जो डिसएडवांटेज है इसकी कि टोटल अमाउंट पेड टुवर्ड्स द एसेट शुड बी मच हायर देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट ड्यू टू सबस्टेंशियली हाई इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक ऐसे ही बताया कि 20,000 का इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, जिस वजह से जो प्राइस होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, अच्छा खासा प्राइस बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है कि जो इसमें इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं, जिस वजह से काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है कि हमको आसानी से चीज़ मिल जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो नुकसान भी, क्योंकि काफ़ी पैसा हमारा जो होता है, वो हमें इंटरेस्ट के तौर पर देना पड़ जाता है। तो नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, डिपेंड करता है कैसी आपकी सिचुएशन है या कैसे आपको उस प्रोडक्ट की या उस वस्तु की नीड है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसीज़न अपना ले सकते हैं। जहाँ तक कोशिश किया जा करिए कि कैश प्राइस में उस चीज़ को परचेज़ करिए तो आपको वो चीज़ कम की पड़ती है। हायर परचेज़ का अगर हम करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ हमको ज़्यादा की पड़ती है बिकॉज़ ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर अब ये इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई कि क्या होती है हायर परचेज़ की। अब यहाँ पे आपने कुछ टर्म्स सुने थे, उनके बारे में देखिए कि वो क्या होते हैं। एक आपने हायर परचेज़र, हायर वेंडर और कैश प्राइस। हायर परचेज़र कौन होता है? ही इज़ बायर इन हायर परचेज़ एग्रीमेंट। क्रय क्रेता कौन होगा? वह व्यक्ति होता है जो कि प्रोडक्ट को या फिर जो भी चीज़ है उसको खरीद रहा है, खरीदने वाला, परचेज़ करने वाला कहलाता है हायर परचेज़र। वेंडर कौन होता है? जो कि उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। ही इज़ सेलर इन अ हायर परचेज़ एग्रीमेंट। वो क्या है? वो सेलर है, वस्तु को बेचने वाला जिसकी वस्तु है। फिर आ जाता है कैश प्राइस। इट इज़ द अमाउंट टू बी पेड फॉर आउटराइट परचेज इन कैश। नगद मूल्य या नगद में एकमुश्त खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली राशि, यानी कि अगर आप एक साथ पूरा अमाउंट अगर पे कर रहे होते हैं तो उसको हम कैश प्राइस कहते हैं, और उस कैश प्राइस में जब इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? हायर परचेज प्राइस कहलाता है। तो अगर हम हायर परचेज प्राइस की देखें कि क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनता है। तो हायर परचेज प्राइस में क्या आ जाता है? कैश प्राइस आ जाएगा, यानी कि नगद मूल्य जो उस प्रोडक्ट का होगा, प्लस क्या आ जाता है? हायर चार्जेस लिख लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में हायर चार्जेस भी लिखा हो सकता है, या तो फिर आप इसको इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ध्यान में रखिएगा। तो हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस हायर चार्जेस आर इंटरेस्ट। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, क्योंकि निकालने को भी आ सकता है या आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ भी है ये। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी इनको याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है कि ये जो समझौता करते हैं हम, उसमें जो 2 टर्म यूज़ होते हैं, एक डाउन पेमेंट और दूसरा हायर परचेज़ प्राइस। क्या होता है वो? तो हायर परचेज़ प्राइस तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया। डाउन पेमेंट देख लीजिए, इट इज़ द of initial payment payable for by the hire purchaser at the time of entering into a hire purchase agreement। ये क्या है? ये इनिशियल पेमेंट है, यानी कि जब आप ये अनुबंध कर रहे होते हैं, ये एग्रीमेंट करते हैं, तो उस टाइम पर आप कुछ जो पे करते हैं, यानी कि पूरा अमाउंट इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया जाता, कुछ डाउन पेमेंट किया जाता है। उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं वो इंस्टॉलमेंट पे की जाती हैं। तो उस टाइम जो आप कैश देते हैं, जो प्राइस चुकाते हैं, वो कहलाता है डाउन पेमेंट। उसके बाद इंस्टॉलमेंट आ जाती हैं।
तो ये डाउन पेमेंट जो होता है, इस पर कोई इंटरेस्ट आप नहीं देते हैं, क्योंकि आपने उस टाइम पर फ़ौरन ही चुका दिया होता है वो पैसा, तो इसलिए आपको वहाँ पर इंटरेस्ट इस पे देने की नीड नहीं होती। इंस्टॉलमेंट जो आप दे रहे होते हैं, उस पर आप इंटरेस्ट देते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और हायर परचेज़ प्राइस तो भी मैंने आपको बता ही दिया, कि इट इज़ द टोटल अमाउंट पेएबल बाय द हायर परचेज़र टू द हायर वेंडर ऑफ गुड्स आर परचेज़ अंडर द हायर परचेज़ सिस्टम। ये पूरा वो अमाउंट होता है जिसमें कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूड होते हैं, जो कि वेंडर को चुकाया जाता है जब आप हायर परचेज़ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। अब इसका फ़ॉर्मूला क्या था वो आप लोगों ने देख ही लिया है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है कि अब इसमें किस तरह से एंट्रीज़ की जाती हैं। क्रय क्रेता की पुस्तकों में लिखी एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ बायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ध्यान देखिएगा। इसमें सबसे पहले आ जाती है एंट्री कि संपत्ति के नकद मूल्य का लिखना। क्रय संविदा के समय क्रय हुई संपत्ति को रोकड़ मूल्य से डेबिट किया जाता है, विक्रेता खाता क्रेडिट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जिस भी एसेट को आप परचेज़ कर रहे होते हैं, उसके उस एसेट को जो कैश प्राइस होता है, उससे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और उसके बाद टू हायर वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है, बीइंग द परचेज़ ऑफ एसेट ऑन हायर परचेज़ सिस्टम। दूसरा हो जाता है कि उसके बाद जब एग्रीमेंट आपने किया है, उस टाइम पर आप डाउन पेमेंट जो देते हैं, उस डाउन पेमेंट को देने के टाइम पर जो एंट्री की जाती है, तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मेड। उसके बाद आ जाता है थर्ड, तो उसमें आ जाता है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है यानी कि जो ब्याज होता है, उसमें क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू। यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर जो ब्याज होता है वो ड्यू होता है। इसमें हम करते हैं कि जो इंटरेस्ट अकाउंट होता है उसको डेबिट कर दीजिए और जो विक्रेता खाता होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद जब आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो वहाँ पर हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो कैश अकाउंट होता है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से जो आपकी बाकी की किस्तें होती हैं उसको भी लिखा जाता है, जितनी भी किस्तें आप देते जाएँगे उसको सेम ऐसे ही एंट्री होती जाएगी। फिर आ जाता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जो होता है कि वर्ष के अंत में ह्रास की राशि उसी प्रकार निकाली जाएगी जिस प्रकार पता, यहाँ पर अलग-अलग मेथड्स होते हैं। यहाँ पर जो बेसिक था, जो जितने से आपके क्वेश्चन बनते थे, वो एंट्रीज़ मैंने आपको समझाई हैं। बहुत डिटेल में आपको जाने की नीड नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। इसलिए उतना पढ़िए जितना आपके एग्ज़ाम में आता है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ पर इसकी एंट्री क्या होगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे सिर्फ एंट्री पूछेगा, निकालने के लिए नहीं पूछा जाता है, सिर्फ एंट्रीज़ ही आती हैं। या तो हायर परचेज़ के बारे में पूछता है कि क्या होता है, या ये प्रणाली में उसका जो पोज़ीशन होता है या फिर जो ओनरशिप होती है वो कब ट्रांसफ़र होती है। ये 3 या 4 टाइप रहते हैं क्वेश्चन बनने के। अभी आगे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से इसको हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आ जाता है कि ब्याज का लाभ-हानि खाते में हस्तांतरण, यानी कि जो इंटरेस्ट आया उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाता है। ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब किसकी बुक्स में देख रहे हैं, जो क्रय क्रेता होता है, यानी कि जो हायर परचेज़र होता है, परचेज़ करने वाला होता है, उसकी बुक्स में आप एंट्री देख रहे हैं। फिर आ जाता है डिप्रिसिएशन की राशि को, उसके बाद जो इंटरेस्ट है उसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और जो डिप्रिसिएशन होता है उसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। या इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कंबाइंड भी कर सकते हैं, अलग-अलग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरेस्ट को हम लास्ट में कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस ही आपके बनते हैं। उसके बाद आ जाता है क्रय विक्रेता की पुस्तकों में लिखे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर। इससे पहले आपने जो देखा था वो किसमें थे, हायर परचेजर की बुक्स में थे। यहाँ पर किसकी बुक्स में है, ये आपके वेंडर जो क्रय विक्रेता होता है उसकी बुक्स में। तो इसमें पहले एंट्री क्या होती है, बिक्री के नगद मूल्य का लेखा, यानी कि जो कैश प्राइस होता है उसको हम किस तरह से दिखाते हैं, तो उसमें हो जाता है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वेंडर की बुक्स में है तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दो तरह से कर सकते हैं आप कि बिक्री खाते की बिक्री को वर्ष के अंत में व्यापारिक खाते यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में इस समय ट्रांसफर करा जाएगा, तब क्या करेंगे हम, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जब आपने एग्रीमेंट किया था तो उस टाइम पर जो आपको डाउन पेमेंट मिला था, जैसे कि अभी हमने हायर परचेज़र की बुक में एंट्री की थी, इसमें क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज़र अकाउंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट जो होगा उसका होगा हायर परचेज़र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है उसके बाद आ जाता है जो किस्त होती है कि देय तिथि पर प्राप्त राशि। जब इंस्टॉलमेंट होती है, जिस टाइम पर पेमेंट करनी होती है, तब आपको जो पेमेंट आ रही है, तो आप कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज़ेज़ अकाउंट कर देंगे। क्योंकि क्या हो रही है, कैश यहाँ पर आ रही है। सिंपल सा रूल्स भी आपको याद होगा, जो मैंने पढ़ाए भी थे आपको, अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल्स होते हैं। तो कैश क्या है, कैश एसेट है और कैश आ रही है, आने वाली जो संपत्ति होती है, एसेट्स होती है, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं।
और टू हायर परचेजर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह जितने भी किस्तें होंगी अब सेम ऐसे ही क्या होगी उसकी एंट्री की जाएगी और लास्ट में क्या करते हैं इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से एंट्रीज की जाएंगी, चाहे वो वेंडर्स की बुक हो चाहे परचेजर की बुक हो, दोनों में ही मैंने आप लोग को एंट्री करने का तरीका बता दिया है। यहाँ से एंट्रीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आइए कुछ एमसीक्यूज देख लीजिए जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जनरल एंट्री से भी या फिर जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था उससे रिलेटेड कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हायर परचेज एक्ट इनैक्टेड इन द ईयर, कि जो हायर परचेज यानी कि क्रय क्रय अधिनियम है वो किस वर्ष से अधिनियमित हुआ था। जैसे कि आपको पता है कॉमर्स में जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं सब कोई ना कोई एक्ट से रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, या फिर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स है, सब में ही आपकी कोई ना कोई एक्ट चलता है। तो यहाँ पर भी आपसे पूछा गया कि जो हायर परचेज है ये किस एक्ट में आता है, 1971, 72, 23, 74। तो ये कौन सा एक्ट हो जाएगा, 1972 हो जाएगा। इसी तरह आप इंस्टॉलमेंट चार्जेस पढ़ेंगे तो वो भी किसी एक्ट के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको पता है तो ज़रूर से बताइएगा। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर भी रहने वाला है। इंस्टॉलमेंट एक्ट जो होता है यानी कि जो किस्त भुगतान पद्धति होती है, एक आपकी हायर परचेज है, एक किस्त भुगतान पद्धति होती है, तो ये किस एक्ट में आता है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी आपकी इसी टॉपिक पे रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किराए क्रय समझौते के समय भुगतान की गई राशि को कहा जाता है। द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस। यानी कि जिस टाइम पर आप किराए क्रय समझौता कर रहे होते हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर कुछ आप अमाउंट को पे करते हैं। तो जो अमाउंट उस टाइम पर आप पे करते हैं उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं, यानी कि तत्काल अदायगी कहा जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे तो आपने आज के टाइम में ईएमआई पर या किस्तों पर या हायर परचेज के थ्रू बहुत ज़्यादा हम लोग परचेज कर रहे हैं चीज़ों को। मिडिल क्लास फैमिली तो ज़्यादातर जो होता है इसी पर ही डिपेंडेंट होती हैं, ईएमआई पर खरीदती हैं चीज़ों को, जिससे कि उनके पास चीज़ भी हो जाती है और धीरे-धीरे वो उसको पे कर देते हैं। एक साल ज़्यादा भार नहीं पड़ता। लेकिन इसमें ये चीज़ रहती है, आप लोग को भी पता है कि इसमें हमको चीज़ें महँगी पड़ती हैं। जितना एक्चुअल में उसका प्राइस होता है उससे ज़्यादा पर हमको पेमेंट करना पड़ता है, जो कि इसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किराए क्रय प्रणाली में नगद मूल्य और ब्याज को कहा जाता है। इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज बुक वैल्यू ऑफ एसेट, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट और डी ऑप्शन यहाँ पर है। और डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है हायर परचेज चार्जेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो आप परचेज कर रहे होते हैं इसके थ्रू, तो यहाँ पर उस मूल्य को क्या कहा जाएगा जिस मूल्य में क्या क्या चीजें ऐड हो जाती हैं, कैश प्राइस भी और इंटरेस्ट भी। तो इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, पुस्तक मूल्य नहीं कहलाता, पूंजीगत मूल्य भी नहीं कहलाता, संपत्ति का किराया क्रय मूल्य कहलाता है, यानी कि हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट। एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हायर परचेज चार्जेस होते हैं ये इंटरेस्ट को कहा जाता है, जो आप ब्याज दे रहे हैं उसको कहा जाता है हायर परचेज चार्जेस। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई परिसंपत्ति क्रय क्रय प्रणाली पर अर्जित की जाती है तो परिसंपत्ति खाते को क्रय क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति से डेबिट किया जाता है। When an asset is acquired on hire purchase system, the asset account is debited with of the asset in the books of the hire purchaser। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब आपने कोई भी एसेट को परचेज किया है हायर परचेज सिस्टम के थ्रू, तो वहाँ पर जब एसेट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं तो किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है। क्रय क्रय मूल्य से, नगद मूल्य से, किस्त मूल्य से या फिर इनमें से कोई नहीं। हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट प्राइस या फिर नन। जो डी ऑप्शन है कह रहा है कि इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो किस अमाउंट से करते हैं, तो यहाँ पर हम उसको कैश प्राइस जो होता है, नगद मूल्य जो होता है उससे करते हैं। एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अभी ये सारी जनरल एंट्रीज मैंने आपको दिखा ही दी है। एंट्रीज जरूर से देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो एंट्रीज से ही ज्यादा पूछे जाते हैं। या तो ये पूछता है कि पोजीशन के बारे में पूछता है कि कब दिया जाता है, कब जो होती है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ये क्वेश्चन बनता है। या तो क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है कि इसकी जो जनरल एंट्री होती है वहां से पूछा जाएगा कि इसमें डेबिट करना है, किसमें क्रेडिट करना है या किस अमाउंट से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि क्रय क्रय समझौते के तहत माल का स्वामित्व के समय हस्तांतरित किया जाता है। ओनरशिप ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट, पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हायर परचेज एग्रीमेंट किया जाता है उसमें माल का जो स्वामित्व यानी कि माल की ओनरशिप होती है, एक हो जाता है पोजीशन यानी कि जो संपत्ति है एसेट उसको यूज करने का अधिकार मिल जाना, और एक होता है उसकी ओनरशिप मिलना कि आप उस चीज के ओनर हैं। जैसे कि आप किसी मकान में रह रहे हैं या फिर आपका ही वो मकान है, वो आपका ही घर है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित के समय कब हस्तांतरित होगा स्वामित्व? तो यहाँ पर जब अंतिम किस्त यानी कि जब फाइनल पेमेंट कर दिया जाता है, फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट जब दे दी जाती है, तब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। वही जो इंस्टॉलमेंट चार्जेस वाला होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है, वहाँ पर क्या रहता है कि आपकी पहली किस्त के साथ ही जो ओनरशिप होती है वो हस्तांतरित ट्रांसफर हो जाती है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज की राशि क्रेता द्वारा जमा की जाती है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय द बायर टू हायर परचेज अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या था कि ब्याज की राशि क्रेता द्वारा यानी कि जो इंटरेस्ट होता है वो कहाँ जमा किया जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्रय क्रेता खाते में, क्रय विक्रेता में, ब्याज खाते में, इनमें से कोई। तो उसे हम क्रय विक्रेता खाता यानी कि जो हायर वेंडर का अकाउंट होता है वहां पर क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट पूछ रहा था किसमें किया जाता है, तो क्रेडिट किसमें किया जाता है, हायर वेंडर अकाउंट में किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर 2 तरह के अकाउंट बनते हैं, आपको पता होगा, दोनों की ही बुक्स में अलग-अलग बनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में कहाँ पर पूछ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट को क्रेडिट करने के लिए पूछ रहा है। तो क्रेडिट का मतलब इंटरेस्ट क्या है, दिया जा रहा है, मिल रहा है। तो इंटरेस्ट किसको मिल रहा होगा, यानी कि हायर वेंडर को मिल रहा है। तो उसी के अकाउंट में क्या होगा, हम क्रेडिट करेंगे। इसको ध्यान में रख करके यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो किसकी बुक्स में है ये क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ मूल्य बराबर होता है, यानी कि जो कैश प्राइस होता है वो किसके इक्वल होता है, हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट इन कैश, डाउन पेमेंट प्लस इंटरेस्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई अलग ही ऑप्शन है या कोई अलग ही फॉर्मूला होता है। तो रोकड़ मूल्य किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य में से जब हम कुल ब्याज को घटा देते हैं, नकद में डाउन पेमेंट जब हम करते हैं, डाउन पेमेंट और ब्याज को मिला करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, अभी मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से बताया कि कैश प्राइस क्या होता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग जरूर से दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट किया करिए, बहुत कम कमेंट आते हैं, आप लोग जरूर से कमेंट किया करिए कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। चलिए नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किराया क्रेता किसी भी किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे अप्राप्ति कहा जाता है, विक्रेता के पास इसका अधिकार होता है। इफ द हायर परचेजर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट एंड द वेंडर हैज द राइट ऑफ। अप्राप्ति का, पुनर्ग्रहण का, बिक्री का, या फिर कब्जा कर लेने का। यहाँ पर कह रहा है कि हायर परचेजर है कि जिसने कि इस तरह से क्रय क्रेता है जो जिसने इस तरह से खरीदा है, वो अगर किसी भी जो किस्त इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उसका पेमेंट करने में क्या हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है उसमें किसी पेमेंट में, तो वहां पर वेंडर के पास जो होता है वो क्या राइट होता है, जिसने कि बेचा है, जिसने वो जो विक्रेता है उसका क्या अधिकार होता है, तो उसका अधिकार होता है कि वो दोबारा से अपनी जो एसेट है उस पर रिपोजिशन ले सकता है, यानी कि दोबारा से उसको पुनर्ग्रहित कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर कह रहा है कि क्रय क्रेता की पुस्तकों में ब्याज और मूल्य ह्रास खाता कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा, इन द बुक्स ऑफ हायरर द इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर बैलेंस शीट में। तो क्रय क्रेता की पुस्तक जो है, यानी कि हम किसकी बुक्स में, हायरर जो होता है यानी कि जो परचेजर होता है उसकी बुक्स में ब्याज और मूल्यह्रास खाता जो होता है उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, उसे हम लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि क्रय क्रय मूल्य और रोकड़ मूल्य के बीच का अंतर कहलाता है, द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस इज कॉल्ड हायर चार्जेस, यानी कि टोटल इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ द एसेट, इंस्टॉलमेंट प्राइस, कैश प्राइस। तो यहाँ पर किसकी किसके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, जो हायर परचेज प्राइस होता है और जो कैश प्राइस होता है, उनको अगर आप हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को लेस करेंगे तो डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसे हम हायर चार्जेस या फिर टोटल इंटरेस्ट कहते हैं। अभी इसको बताया भी था मैंने आपको। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो हायर परचेज प्राइस होता है वो ज्यादा होगा और कैश प्राइस क्या होता है, कम होगा, और डिफरेंस ही दोनों के बीच का क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कह लीजिए या फिर हायर चार्जेस कह लीजिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक दो क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अलग अलग ग्रुप्स में जिसमें भी आप ऐड हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे
वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।